आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आइए आज सुने शायर और गीतकार अहमद वसी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। आज आपको सुनवा रहे हैं इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने एक ऐसी शख्सियत को आमंत्रित किया है जिनका नाता विविध भारती की सेवा में बतौर उद्घोषक रहा, दूसरा जिनका नाता उर्दू साहित्य से और फिल्मी दुनिया में एक गीतकार के रूप में रहा, एक प्रतिष्ठित गीतकार के रूप में। आप हैं जनाब अहमद वसी साहब, उर्दू साहित्य और फिल्मी दुनिया का एक जाना माना नाम। तो वसी साहब, आपका विविध भारती के स्टूडियो में तहे दिल से स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मंदाकिनी जी। खयाम साहब की बात चल रही, तो आपने बाजार हुस्न एल्बम के लिए भी उनके साथ काम किया है। ये एल्बम किस तरह से आया? किस ये तरह से एल्बम आपने नहीं गीत है, और ये गज़लें फिल्म लिखी? है अच्छा, बाजार हुस्न एक फिल्म है जी। ये अच्छा। मुंशी प्रेमचंद जो उर्दू हिंदी के बहुत बड़े कलमकार गुजरे हैं, जिनको पढ़ पढ़ के हम लोग बड़े हुए बड़े हुए जी। और कितने कहानीकार बन गए उनको पढ़ के, कितने अफसानानिगार बन गए उनको पढ़ के। उनकी बड़ी मशहूर नावल है ये बाजार हुस्न, और हिंदी में भी छपी है ये किताब। तो वो हिंदी में, तो उस पे फिल्म बनी बाजार हुस्न। तो उसमें गाने जो हैं, इसकी खूबी ये है कि इसमें 2 गाने मेरे हैं। एक्चुअली फिल्म में 3-4 ही गाने हैं, ज़्यादा है नहीं। अच्छा, तो एक गाना उसमें माया जी का है, माया गोविंद जी का, माया गोविंद ने हाँ, लिखा है। और 2 गाने मेरे हैं और कुछ यूपी का फोक है। हम्म, इतनी गुंजाइश गानों की नहीं थी, तो चूंकि वो एक बड़ी अलग कहानी है और हम्म, क्लासिक्स और प्रेमचंद तो जी गानों, की हाँ। कहानी है, तो निश्चित मेरा रूप से। अजीब हाल है, यानी इस फिल्म के जो गाने हैं दोनों, मेरे दोनों गाने जो है एक साथ कहीं नहीं है फिल्म में। जहाँ जहाँ सिचुएशन है वहाँ वहाँ वो आते हैं, टुकड़ों में है। हाँ, टुकड़ों में। हाँ हाँ। तो एक तो 2 गाना है उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति का, प्यार की दुनिया बसाई है मोहब्बत के लिए। वो भी टुकड़ों में कहीं आगे है, फिर होता है, फिर होता है। और एक मुजरा है, हर शाम निगाहों से यूं जाम छलकते हैं, हर शाम निगाहों से यूं जाम छलकते अलका हैं। याग्निक और कविता की आवाज, जी कविता जी, कृष्णमूर्ति की बहुत खूबसूरत है ये गीत। जी। बहुत तो सुंदर। मगर अफसोस ये है कि वो गाने इस वक्त सुनवाए नहीं जा हाँ, सकते हैं। उपलब्ध नहीं है जी। तो हम, लेकिन आपका लिखा इतना है वसी साहब, बेहद लिखा है, इतना खूबसूरत लिखा आपने, इतना उम्दा लिखा अरे, है कि जितना कहा जाए उतना कम है। अब देखिए, जब हम बात खयाम साहब की कर रहे हैं, तो सिलसिला मोहब्बत चलता रहे, मैसेज ऑफ लव, इन जी। सभी में आपने खयाम साहब के साथ ही तो काम किया है जी, लगातार। जी हाँ, तो जी हाँ, उनके साथ सिलसिला लगातार काम करने का अनुभव कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा, क्योंकि देखिए ऐसा हुआ था कि उनके साथ मैं बड़ी एक अजीब बात आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े मशहूर गीतकार, हम्म, 1-2 गीतकार, एक का नाम नहीं है, जाहिर है हर कोई चाहता है तरक्की, जी हर कोई अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर के साथ लिखना चाहता जी जी, है। वो खयाम साहब क्या चक्कर लगाते रहे, हाँ हाँ हाँ, हाँ, मैसेज भिजवाते रहे, जी। फिल्म लेके आते रहे कि मैं लिखना चाहता हूँ खयाम। लेकिन खयाम साहब का एक ही वो था, और वो कह देते थे कि मैं शायरों के साथ काम करता हूँ। जी, उनका ये कहना था कि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं शायरों के साथ लिखूं। काम करो। अब मैं क्या बताऊं, उनका नाम मैं नहीं ले सकता जी जी कि जिन जिन ने कोशिश की, और जी, हाँ, हम- कोशिश सभी तो- करते हैं, तो लेकिन कामयाब बहुत मुश्किल मैं है। अपने को तो कुछ नहीं कहूँगा, ये खयाम साहब का बड़ापन है कि मुझे मौका उन्होंने दिया, आपको उन्होंने चुना, जी। मुझे मौका दिया। और सिलसिले मोहब्बत, ये द मैसेज ऑफ लव जो एल्बम है, जो मोहब्बत का पैगाम के नाम से ये जाना जाता है, जी, इसमें 6 गाने हैं। हम्म, और अंशु शर्मा जी हाँ, अमेरिका में रहती हैं, उन्होंने अनूप जलोटा जी के साथ मिलके, यानी उन दोनों की आवाज़ों में मेरा कलाम है, और खयाम साहब ने तर्जें बनाई हैं सबकी। और ये एल्बम एक इंसानियत के नाम, दुनिया के नाम, एक मोहब्बत का पैगाम है। तो आपने इतने उम्दा गीत और गजल नज़में लिखी हैं, और आपने बताया था कि फिल्म हीरा मोती के लिए आपने जब भजन लिखा और भांगड़ा और कव्वाली लिखी, और उसमें आवाज़ दी मोहम्मद रफ़ी साहब और मन्ना डे जी ने। जी। तो आपकी रफ़ी साहब से मुलाकात हुई, मन्ना डे साहब से मुलाकात हुई, कैसी थी ये मुलाकात? हमें रफ़ी साहब के बारे में बताइए थोड़ा। भाई, रफ़ी साहब तो ऐसा है कि मैं उनको जब देखता था हाँ हाँ, तो मुझे लगता ही नहीं था कि वो फिल्म के आदमी हैं। जी वो फिल्मी आदमी हैं, ये तो मैं कभी ऐसे आदमी को तस्वुर कर ही नहीं सकता। जी जी, क्योंकि उनको न दुनियादारी आती थी, न वो फिल्म के जो हथकंडे होते हैं वो आते थे। ऐसा लगता था कि जैसे एक इंसान नहीं, फरिश्ता बैठा है। जी जी जी, और इतने खामोश आदमी, और चेहरे पे अजीब नूर, अजीब नूरानी चेहरा, जी, बहुत कम गुफ्तगू। एक और बड़ी खूबी आपको बताऊं उनकी,
क्योंकि उनकी आवाज़ जो है तो दुनिया कायल है उसकी, जी। अरे हम क्या कहेंगे। लेकिन एक बात जो मैंने देखी कि दूसरे जो सिंगर्स हैं उनको भी देखा मैंने गाते हुए, मेल सिंगर्स भी, जब ऊपर खींचते हैं, जब ऊपर जाते हैं तो चेहरा बिगड़ जाता है। जी, विकृत हो जाता हाँ, है गायक का चेहरा। अजीब सी लकीरें हाँ, चेहरे पर, हाँ, अजीब लगता है, तकलीफ है, हाँ, कुछ कशमकश है, कुछ बिल्कुल। अंदर तनाव है। हाँ, ये आदमी वो था, जितना ऊपर खींचता था उतने चेहरा मुस्कुराता हुआ था, वाह, बहुत खूब। चेहरा रोशन हो जाता था। जी, जी। ये एक अजीब चीज़ मैंने देखी उस आदमी की, क्योंकि मैंने उनकी रिकॉर्डिंग देखी है। मेरे हीरा मोती में 3 गानों में उनकी आवाज़ें हैं, भजन में, कव्वाली में और भांगड़ा में, और उसमें रिकॉर्डिंग में मैं साथ था। और उनकी आवाज तो हर हीरो पर फिट होती थी, चाहे वो राजेंद्र कुमार को सुनिए, चाहे दिलीप कुमार को सुनिए, चाहे जॉनी वॉकर को और सुनिए। ये काम भी उन्होंने सबसे पहले शुरू किया। वो उन्होंने पूछना शुरू किया कि ये मेरा गाना किस पे पिक्चराइज होगा, जी, और वो अपनी आवाज से उस एक्टर का मैनरिज्म ले आते थे आवाज में। बिल्कुल। आधा काम तो वही कर देते थे। जॉनी वॉकर को सुनने के बाद देखिए- लगता था कि जॉनी वॉकर ही गा रहे हैं। जी, दिलीप कुमार गा रहे हैं तो दिलीप कुमार गा रहे हैं, देवानंद गा रहे हैं तो देवानंद, शम्मी कपूर जी। तो शम्मी कपूर, कमाल। कितने तो उनकी आवाज की वजह से आर्टिस्ट बन गए, एक्टर बन गए, जानी वाकर हो गए। तो ये उस आदमी की खूबी थी। एक और बात बड़ी अजीब मैंने तो देखा, जब ये मेरा गाना रिकॉर्ड हो रहा था, होठे तेरे द्वाला लीरे, तो दिलराज कौर के साथ जूनियर आर्टिस्ट आई, उन्होंने पाँव छुआ और एक बिल्कुल जूनियर आर्टिस्ट की तरह उन्होंने बिहेव किया, सर पे हाथ रखा। और लेकिन जब माइक पे गए हैं वो और रिकॉर्डिंग हो रही है तो ये लगता था वो हीरो है, क्योंकि गाना शोखी का था। हाँ। उसमें एक मस्ती थी, एक छेड़खानी थी, तो वो सब वो कर रहे थे। वो उनका ही कमाल था कि वो देखने वाले देख रहे थे, जैसे इधर से उधर दिखाई दे रहा है रिकॉर्डिंग, देखने वाला समझ रहे थे कोई सीन चल रहा है ये। हालांकि वो मतलब उस हीरो को उन्होंने अपनी कल्पना में उतार रखा था, जिस हीरो पर वो गीत पिक्चराइजेशन और वो में था। सिंगर के साथ वो बिल्कुल वही अंदाज जो हीरोइन के साथ हीरो कर रहा है, ये उनकी खूबी थी। बहुत खूब, बहुत सुंदर। मतलब वो एक्टर अपनी आवाज से एक्टिंग करते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारा सौभाग्य है कि आपकी बातों से हम रफी साहब को देख पा रहे हैं, मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रफी साहब किस तरह से गीत गाते और होंगे। एक चीज और मैं बताऊं आपको, बड़ी अलग सी बात, ये उनके पास बैठने से अंदाजा हुआ मुझे। मैं उनके पास ऐसे ही बैठता था जैसे आपके सामने बैठा हूं। जी। तो वो एक डायरी मेंटेन करते थे, हाँ। और उस डायरी में सारी डिटेल लिखी जाती थी। अच्छा, उन्होंने कभी चश्मा नहीं लगाया। रफ़ी साहब जो थे उर्दू में मोटे कलम से लिखवाते थे पूरा गाना। अच्छा। ये काम उनके जो सेक्रेटरी भी थे और उनके साले भी थे, मोहम्मद जहीर साहब, वो करवाते थे। तो हम लोग बचपन में जैसे सेठे का कलम हुआ करता था, या मोटी निब से काली रोशनाई, काले इंक से, काली रोशनाई से उनका गाना लिखा जाता था डायरी में। और उसके अलावा गाना लिखने के बाद उनके साथ कौन गा रहा है, अगर वो अकेले हैं तो उनका ही नाम है, ठीक है। अगर उनके साथ मेल आर्टिस्ट है या फीमेल आर्टिस्ट है या और लोग हैं उसका नाम, म्यूजिक डायरेक्टर कौन है उसका नाम, शायर कौन है उसका नाम, कहाँ रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिस्ट कौन है उसका नाम, पूरा एक तरीके से हर ये चीज़। डायरी मेंटेन करते हैं। क्योंकि मुझे अंदाजा ये हुआ कि उन्होंने मुझसे पूछा कि आप वसी हैं या वसी हैं। उर्दू में 2 वसी हैं, एक मैं अहमद वसी। वसी जो होता है कहते हैं सक्सेसर को, उत्तराधिकारी या जानशीन जिसे उर्दू में कहते हैं, इसी से वसीयत बना है। एक वो वसी, ये उर्दू में वाव स्वाद ये से लिखा जाता है उर्दू। और एक है वसी, वसी का मतलब वास्ट, फैला हुआ, क्या लार्ज। उन्होंने ये बात तो भी ये जाननी पूछा चाहिए। उन्होंने कि आप वसी हैं या वसी हैं, क्या नाम आपका लिखा जाए। तो मैंने कहा मैं वसी हूँ, वाव स्वादी है। तो उन्होंने जहीर साहब से कहा कि वसी लिखो, अहमद वसी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि और सुनने वाले भी समझ सके इस बात को। बिल्कुल बिल्कुल। तो रफ़ी साहब ने अहमद वसी लिखवाया, तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये क्यों लिखवाया जा रहा है, वहाँ सारी डिटेल्स है। तो आज वो डायरियाँ जो हैं वो हिंदुस्तानी फिल्म संगीत का इतिहास है, तारीख है, एक दस्तावेज बन गए अब तो। दस्तावेज है। मैंने उनकी बेटी से कहा भी था, नसरीन उनकी बेटी, उससे मैंने जिक्र भी किया था कि आप इनको छपवाइए, और अगर मैं कुछ सिलसिले में मदद कर सकता हूँ, छाटना है या कुछ करना है तो मैं, मगर चलिए उनकी मसरूफियत रही हो या कुछ जो भी, वो चीज़ वो अगर छप जाए, ये तरीका उनका, जी वो अगर छप जाए तो हिंदुस्तानी फिल्म संगीत की तारीख सामने आ जाएगी। जी, कब गाना कौन का रिकॉर्ड हुआ, किसका लिखा हुआ, बहुत बड़ी बात, और क्या एक तब्दीली आई, इतिहास बन जाए, और गानों में क्या तब्दीली आई वक्त के साथ, बोलों में क्या तब्दीली आई। जी ये सब सामने बिल्कुल सही कहा। और ये प्रश्न तो हमारा भी होगा जो हम आपसे आगे जानना चाहेंगे कि गीतकार के तौर पर आप क्या सोचते हैं, या आने वाले गीतकारों को आप किस दृष्टि से
क्या संदेश देना चाहेंगे। लेकिन फिलहाल हम बात करना चाहते हैं सी अर्जुन साहब की, संगीतकार सी अर्जुन साहब के हाँ, साथ भी जी। आपने 1981 में एक फिल्म आई थी कानून और मुजरिम, जी। उसके लिए आपने गीत लिखे थे। तो इस फिल्म में कितने गीत थे? ये फिल्म किस तरह से मिली? सी अर्जुन साहब से किस तरह से मुलाकात हुई? क्या अनुभव रहे? और सी अर्जुन साहब के संगीत का क्या तरीका था? किस तरह का संगीत वो मैं तो पसंद करते कहता थे? हूँ कि सी अर्जुन साहब वो म्यूजिक डायरेक्टर थे कि उस जमाने के जो बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे उनके बराबर का उनका कद था, लेकिन उनको वो मकाम नहीं मिला जी जी। जिसके वो हकदार थे। ऐसा हुआ कि हम लोग यहाँ, ये स्टूडियो तो है ही है, इससे पहले हम लोग सीजीओ बिल्डिंग में स्टूडियो हुआ करते थे, हम लोग वहीं बैठा करते थे ऑफिस खाने के वक्त। ये तो मेरे साथ सारे लोग बैठ के हम लोग खाना खाया करते थे एक साथ बैठे हुए। कब्बन मिर्जा साहब जी। बड़ी मशहूर हस्ती रहे और जी, बड़े जी। बड़े अच्छे दोस्त थे हमारे, बड़े अच्छे सिंगर थे और बड़े अच्छे इंसान थे क्या गा गए वो भी, क्या गा गए हैं। जी। तो हम लोग बैठे खाना खाते रहते थे, तो अक्सर उनके पास एक साहब कुर्ता पैजामा पहने आते थे, बैठते थे, और फिर वो आते थे तो कब्बन भाई और वो दोनों उठ के चले जाते थे। 2-3 मरतबा मैंने देखा, क्या मैं नहीं जानता था कौन है ये। जी। अच्छा, न कभी उन्होंने तारुफ कराया, न कभी मिलवाया, ना उन्होंने पूछा कि कौन है, ना मैंने पूछा कौन है। उनके मिलने वाले आते रहते थे, मेरे मिलने वाले आते बिल्कुल। कोई। तो एक दिन वही साहब चले आ रहे हैं और कब्बन मिर्जा साहब के पास आके बैठे और कहने लगे कि मुझे अहमद वसी से मिलना है। अच्छा। हाँ, तो मेरी मेज़ और कुर्सी अलग थी, तो कब्बन भाई ने कहा, कब्बन साहब, मैं उनको कब्बन भाई कहता, कब्बन भाई ने कहा क्या बैठे हैं? देखिए तो बैठे हैं चौके। बोले मैं तो आपको बराबर देखता हूँ रोज, लेकिन कभी आपसे मुलाकात नहीं। मैंने कहा मैं भी नहीं। अच्छा, मैं अभी नहीं समझा कौन है ये। तो कब्बन भाई ने तब कहा, भाई आप इनको नहीं जानते, ये सी अर्जुन साहब हैं। अच्छा, गाने में बजाता था यहाँ से और सुनता रहता था उनकी चीज़ें और पसंद करता था। तो कहने लगे कि आपसे बात करनी है मुझे, आइए बाहर आइए। तो मैं और कब्बन भाई तीन उठ के हम लोग नीचे, वहाँ कैंटीन थी छोटी सी चाय की, हम लोग वहाँ बैठ के चले। कहने लगे मैंने आपका गाना सुना है, आके दर्द जवा है, हाँ जी। और मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, मुझे आपसे गाने लिखवाने हैं। क्या बात है। तो मैंने कहा मेरी खुशकिस्मती है। हाँ, हाँ। तो कहने लगे कि आपको सुनाइए। तो मैंने कहा कि मेरे जहन में जो उस वक्त आया, तो ये इत्तेफाक से यही कुछ लिखा हुआ, आप सुनाइए अपना। तो मैंने कहा शाम रंगीन हुई है तेरे आंचल की तरह, सुरमई रंग सजाया तेरे काजल की तरह। तो कहले इसका जवाब है कुछ? मैंने कहा इसका जवाब तो नहीं है। मैंने तो कहले आप इसका जवाब लिख के और फ़ौरन अपना नंबर दिया, फ़ोन नंबर और एड्रेस अपने घर का, इस इतवार को आप मेरे पास आके मिलिए। वो सांता क्रूज में उनका घर था। मैं अंधेरी में मैं चला गया। वहाँ उनके प्रोड्यूसर साहब बैठे हुए थे, इन्होंने उनको मुखड़ा सुनाया। अब वो सिंधी में बातें होने लगी। जी। मेरी समझ में नहीं आ रहा, सिंधी में नहीं जानता, लेकिन मुझे ये लगा कि दोनों में बहस हो रही है किसी बात पे। किस बात पे हो रही है, और गाना समझ नहीं आ मुखड़ा रहा है। सुनाने के बाद हुई। अच्छा, उन्होंने धुन भी उसकी बना ली। हाँ, अब अच्छा। मैं अंतरा लिख के ले गया था, हाँ। उसका जवाब लिख के ले गया था लड़की का, तो उन्होंने वही मुखड़े की जवाब और उसका नाना नाना करके सुना दिया उन्होंने, और उससे बहस होने लगी। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा क्या है। बहस मैंने हो कहा, रही है? साहब तब सी अर्जुन साहब ने कहा कि ये मैं फिल्म नहीं करूंगा अगर ये गाना नहीं रखा जाएगा। अब मेरी समझ में बात आई कि क्या बहस का विषय वो है। हुआ ये कि कानून और मुजरिम जो थी वो एक मारधाड़ की फिल्म थी। उसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों सिंधी थे। और एक रोमानी गाना था। हाँ, और ये गाना बड़ा अजीब अलग बिल्कुल। वो ये कह रहे थे कि ये इसमें सूट ही नहीं करता है, कहाँ रखा जाए। सी अर्जुन भाई कहने लगे, अर्जुन भाई कि ये मैं फिल्म करूँगा नहीं अगर ये गाना नहीं रहेगा। अब उनकी बेतकल्लुफ़ी और दोस्ती ऐसी थी वो। फिर डिस्कस के बाद डायरेक्टर ने उसमें एक रास्ता निकाला कि ये ड्रीम सीक्वेंस में रख दिया जाएगा ना, हीरोइन ख्वाब देख रहे हैं। तब जाके ये मामला तय हुआ। ठीक। और फिर ये गाना पूरा मैंने लिखा और ये रिकॉर्ड हुआ। बहुत सुंदर गीत ये था। और मैं बताऊं आपको कि सी अर्जुन साहब का मिजाज कुछ बड़ा अजीब था। वो भी फिल्मी आदमी नहीं लगते थे। जी। बहुत सादे तबीयत के, बड़े खामोश बोलना और चुपचाप बात करना, अपने काम से काम। और मुझे तो लगता था कि जैसे वो ये कहते हो कि जहाँ के लोगों को सूरज पे एतबार नहीं, वहाँ चिराग जलाने से फायदा क्या? अरे वाह। यही लगता था मुझे कि ये इनका मिजाज ये है। तो उसके बाद गाना रिकॉर्ड हुआ और साहब गाना हिट हो गया। बहुत सुंदर गीत था। और जहाँ सुरेश वाडकर जी को ये गाना इतना पसंद, उनके शुरू दिनों का गाना था ये, उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारे लाल और कहाँ कहाँ जाके रिकॉर्ड दिया वो, और सबने सुना। और मेरे साथ ये हुआ कि जहाँ जहाँ जिसका बस चला उसने मेरा नाम हटवा दिया। लिरिसिस्ट कोई और, किसी का भी, किसी का कहीं कैफे आजमी का नाम है, कहीं किसी और का नाम है। उसमें असद भोपाली साहब भी गाने लिख रहे थे। मेरे 2 गाने थे और मेरा नाम हटाना जाने लगा लोग। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा अजीब है कि लोग जो है पता नहीं। और
कभी कभी मुझे हंसी भी आती थी, और मैं तो ये कहता था कि उनसे ज़िंदा है ये एहसास के ज़िंदा हूँ मैं, शहर में कुछ मेरे दुश्मन है, बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और हाँ, कि क्या किया जा रहा है। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि ये गाना बज रहा है और मैं सुन रहा हूँ, तो मैं अपनी बीवी से कहता था कि हिचकियाँ आ रही हैं रह रह के, कोई दुश्मन न याद करता हो। कहा जाता ना कि कोई दुश्मन याद करता तो हिचकियाँ आती। वाह, तो तबीयत खुश हो गई वसी साहब इस गीत को सुनने के बाद। मुझे भी ये गाना और बहुत अच्छा लगता है। बहुत, और सुरेश वाडकर साहब की और जो ये आवाज गाना है। रिमिक्स बहुत हुआ है। अच्छा, हाँ, कई लोगों ने इसको अलग अलग आवाज़ों में गा के रिमिक्स किया है, और कई जगह पड़ा हुआ मैंने सुना भी है जी इसको। जी। चलो, बड़ा अच्छा लेकिन इसका जो मूल भाव है, जो मूल गीत है, लगा। वो जी। बेहद और ये खूबसूरत कहीं है। कहीं तो मेरी पहचान है ये गाना, जी बिल्कुल। कहीं कहीं मेरी पहचान है ये गाना, मेरी शिनाख्त है। जी। लोगों ने मेरा नाम हटाया लेकिन मेरी शिनाख्त बन गया वो गाना। लेकिन आपकी पहचान तो है ही, अहमद वसी नहीं, साहब को नहीं, कौन नहीं जानता नहीं, है। नहीं, और वो बात नहीं, जो लेकिन अहमद वसी साहब के गीतों के प्रेमी हैं वो जानते हैं कि अहमद वसी साहब ने क्या लिखा, वो तो समझ ही सकते हैं। अब ये तो अच्छा अहमद साहब, ये बताइए हमें कि जैसे कि आपने कहा कि ओपी नैयर साहब के साथ आपने इतना बेहतरीन काम किया, खयाम साहब हैं या सी अर्जुन साहब है, आगे भी हम कुछ और संगीतकारों का जिक्र करेंगे। इसके अलावा जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी थे, कल्याण जी भाई थे, आनंद जी थे, और भी उस जमाने में बहुत सारे थे। क्या उनके पास भी आप गए या उन्होंने आपसे बातचीत किया, उनके साथ भी गीत लिखने का ऐसा कभी मौका मिला या कोई? देखिए, ऐसा है कि मैं बड़ा महदूद किस्म का अपने को रखता हूँ हर मामले में। तो मैंने अपने इर्द गिर्द दायरा एक बना रखा है, वो मेरी पसंद और नापसंद का दायरा है। जी जी। तो मुझे अफसोस इस बात का रहा कि मैं जिंदगी में नौशाद साहब और मदन मोहन जी के साथ काम नहीं कर सका। चाह कर भी मेरे ये दो बहुत पसंदीदा म्यूजिक डायरेक्टर थे। और नौशाद साहब से तो इस बारे में एक बार बात भी हुई, और उन्होंने बताया कि इतनी देर हो गई इस बात में कि मुझे अफसोस है, अगर आप पहले आए होते तो शायद आपका काम बन जाता। ये एक बड़ी अजीब बात है। एक फिल्म थी ताजमहल, जो नौशाद साहब की आखिरी फिल्म, हाँ हाँ। उसमें मेरे एक दोस्त जो उसके डायलॉग लिख रहे थे, मुहाफिज हैदर साहब, अकबर खान की फिल्म थी वो जी। तो उसमें नक्श लालपुरी साहब के 2 गाने रिकॉर्ड हो गए थे। मुहाफिज हैदर साहब बड़ा नाम रहा है उर्दू लिटरेचर में, और उनके अफसाने, उनकी कहानियाँ, और उन्होंने मधुबाला जो प्रोड्यूस की थी फिल्म महलों के ख्वाब, वो उन्होंने डायरेक्ट की थी। महलों के ख्वाब। और बहुत सी डायलॉग लिखे, कहानियाँ लिखी हैं, और टीपू सुल्तान संजय खान का वो उसको लिखते थे। तो वो एक दिन मेरे घर आ गए और कहने लगे कि आपकी नौशाद साहब से कैसे बनती है। मैंने कहा नौशाद साहब मुझे मानते हैं, मैंने उनको अपनी किताबें दी, नौशाद साहब शायरी का बड़ा शौक था, मैंने उनको अपनी शेरी, पहला मेरी एक जो किताब छपी थी वो मैंने उनको पेश की थी। मेरा पहला रिकॉर्ड जो आया था वो भी नौशाद साहब ने सुना, आंखें दर्द जो है वो भी मैंने उनको दिया। तो कहने आप नौशाद साहब से मिल लीजिए, शायद आपका काम बन जाए। अब नक्श साहब इसमें गाने नहीं लिख रहे हैं, 2 गाने उनके रिकॉर्ड हो गए हैं। अच्छा। अब वो नहीं लिख रहे हैं। हाँ हाँ। तो मैंने कहा ठीक है। मैं नौशाद साहब के साथ पास जब गया तो नौशाद साहब ने यही बात कही, कहने वसी साहब आपके आने में देर हो गई, नहीं तो मुझे बड़ी खुशी होती मैं आपके साथ काम करता, यानी आप मेरे साथ काम कर पाते। तो चलिए वो मामला टल गया। और मदन जी से मैं नहीं मिला इसलिए कभी, उनकी बहुत जल्दी डेथ भी हो गई, मैं जब आके उनकी, तो इसलिए। लेकिन ठीक है, आपने कहा कि नौशाद साहब और मदन मोहन साहब के साथ आप काम करना चाहते थे, वो इच्छा तो पूरी नहीं हुई, लेकिन आपने एक महान संगीतकार चित्रगुप्त साहब के साथ काम किया है, वो भी बड़े अजीम, तो बड़े अजीम म्यूजिक डायरेक्टर थे। उनका संगीत सुन के तो आज भी जो है रूह हिल जाती है। मुझे भी उनके गाने, मैं यहाँ जब बजाता था विविध भारती पे गाने, तो बड़ा एक अजीब सा सुरूर रहता था। और जहाँ तक मैं एक उद्घोषक के नाते सोचती हूँ कि रात की सभा में जब उनके गीतों को बजाया जाता है तो कुछ अलग ही एक भाव पैदा हो जाता है। संगीतकार चित्रगुप्त के गीत अगर हम बजाते हैं, वो रात गुनगुनाती है, उनके गाने रात गुनगुनाते, बहुत जी उम्दा गीत, बहुत ही खूबसूरत गीत और रूहानी गीत उन्होंने संगीत रचा है। बड़ी अच्छी कंपोजिशन उनकी, और उनका अलग अपना अंदाज था, अलग रंग था उनका। उस जमाने की म्यूजिक डायरेक्टरों की यही खूबी थी कि सबका अपना अंदाज था, पहला नोट बजता था तो पता चल जाता था कि किसका संगीत है, चाहे वो सलील चौधरी साहब हो। अरे बिल्कुल। तो 1987 में एक फिल्म आई थी वली आजम जी, इस फिल्म में आपने उनके लिए गीत लिखे थे? जी, वो एक ही गाना लिखा है मैंने। अच्छा, वो हुआ ये कि यहाँ विविध भारती में मेरे साथ मेरे एक दोस्त काम करते थे, राम सिंह साहब। हाँ, वो अनाउंसर थे, कैजुअल थे, बाद में वो चले गए। और वो उर्दू में लिखते पढ़ते थे, उर्दू के आदमी थे, तो मेरे पास बहुत बैठते थे आके, छाया गीत अपना सुना रहे हैं और कभी और बातें हो रही कुछ। वली आजम फिल्म में वो मेन विलेन का रोल कर रहे थे, और उसमें
जो गाने लिख रहे थे वो एक शायर, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी थे और बड़े अच्छे, कफील आजर, वो जी। शायर भी इन्होंने फिल्मों में गाने भी लिखे। बिल्कुल लिखे और हैं। कफील आजर वो शायर है, हाँ। आज मैं आपको इस बात बता रहा हूँ कि जिसकी नज्म गा के जगजीत सिंह बने। जी। जी, बात निकलेगी तो फिर बहुत दूर दूर तक तलक जाएगी, बात जाएगी। निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। वो नज्म पहली कफील आजर की नज्म गा के जगजीत सिंह बने। क्या बात। तो कफील आजर इस फिल्म के गाने लिख रहे थे वली आजम के, मगर उनको कुछ ऐसा हुआ घर के हालात कि उनको घर जाना पड़ा। और उसके फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे और डायरेक्टर सैयद साहब, वो गाना करना चाहते थे और फिल्म कंप्लीट करना चाहते थे, आखिरी गाना था। तो वो बहुत परेशान थे कि गाना कैसे किया जाए। तो उन्होंने जिक्र कर दिया राम सिंह साहब से कि उसमें उनके पास आते जाते थे, विलेन थे वे, कि ऐसा ऐसा है फिल्म। और कहने लगे कि मैंने गाने एक दो लोगों से लिखवाया मैंने, मगर मैं मुतमईन नहीं हूँ उस गाने से। तो इनके मुंह से निकल गया कि हमारे साथ अहमद वसी साहब काम करते हैं रेडियो पे, उन्होंने ओपन लेयर के साथ काम किया है, उनको बुला लीजिए, उनको देख ले। तो कहने उनको ले आइए आप। तो राम सिंह साहब आए मेरे पास, वही सीजीओ बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, कि आप शाम को क्या कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों। कहने फ्री हो तो आप मेरे साथ चलिए, आपके किसी से मिलाना है। मैंने कहा चलिए। तो मैंने घर पे कर दिया कि मैं लेट आऊँगा। तो मैंने कहा कहाँ जाए, मलाड। जी। वो मलाड में रहते थे। राम सिंह साहब के साथ हम लोग मलाड पहुँच गए। अब वहाँ जब पहुँचे तो सैयद साहब ने कहा राम सिंह साहब आप ज़रा अलग हो जाइए, मुझे इनसे बहुत प्राइवेट बात करनी है। उनका एक कैबिन बना हुआ था जिसमें वो लिखते पढ़ते थे, उसमें मुझे वो लेके गए। कहने लगे अहमद वसी साहब मैं आपको बताऊं ये पिक्चर मैं कैसे कंप्लीट कर रहा हूँ बता नहीं सकता। अब ऐसा आके फंस गया हूँ कि मुझे वो गाना मिल ही नहीं रहा है जो मैं चाहता हूँ। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा क्या सिचुएशन क्या है। तो कहने लगे वो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि तलाक 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 3 बार कह दिया तो तलाक हो जाती है। तो लड़की, मुस्लिम बैकग्राउंड की पिक्चर है वो, वली आजम। तो लड़का लड़की सेपरेट होके, लड़की अब वापस अपने घर जा रही है और वहाँ पे खड़ा लड़का देख रहा है और बैकग्राउंड में गाना हो रहा है। तो दिनेश ठाकुर अच्छा जी वो, और मिताली मुखर्जी एक थी, वो उसमें भी आई थी नदिया के पार में, जी। वो भाभी बनी है सचिन की, उसमें भी उन्होंने काम किया, वो हीरोइन थी फिल्म की। तो वो उन पे पिक्चराइज होना था गाना। तो कहले मैं इतना वो हूँ और मैं पैसों से भी थोड़ा वो हूँ, तंग ये है। तो अब आप बताइए आप गाना लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने ऐसा काम बहुतों के लिए कर दिया कि चलिए किसी काम होता है फ्री, चलो कर दिया, लिख दिया। तो मैंने कहा आप राम सिंह साहब के दोस्त हैं, राम सिंह साहब मेरे दोस्त हैं, तो हम दोस्त हुए ना, मैं लिखूंगा गाना आपका। म्यूजिक डायरेक्टर कौन है। तो कहले चित्रगुप्त। अरे तो मैंने कहा मुझे तो पैसा मिल गया लिखाई में। जी। हाँ। जी। मैंने कहा कब चलना है। तो कहले अभी चलिए। मैंने कहा चलिए। हम लोग मलाड से टैक्सी से और सांता क्रूज आए। खार में रहते थे चित्रगुप्त जी, आनंद मिलिंद का उनके बेटे हैं दोनों। तो चित्रगुप्त जी से, अच्छा वहाँ एक्टर नज़ीर हुसैन साहब भी बैठे हुए थे, वो उनकी फिल्म में काम, और इस फिल्म में भी वो काम कर रहे थे। अच्छा। हाँ, इस फिल्म में वो लड़की के बाप बने थे वली आजम में। तो सैयद साहब को देखते ही वो हो गए और बातें होने लगी। तो उन्होंने कहने कि चित्रगुप्त जी ने कहा कि आपको सिचुएशन, तो सैयद साहब ने कहा मैंने रास्ते में इनको बता दी है। तो कहने कुछ आप लिखिए, अगर आप लिख सकते हैं तो ये लिखिए। तो मैंने उठा के कुछ वहीं कलम इधर उधर किया, तो मैंने लिखा। तो चित्रगुप्त जी ने देखा तो उनका थोड़ा तब्दीली इसमें बताई कि यहाँ कर दिया। तो मैंने कर दिया। तो कल लड़की का जवाब वो भी मैंने लिख दिया। मैंने सोचा कि बात तो पैसों की हो चुकी है कि नहीं मिलने वाले हैं, तो अपनी ख्वाहिश क्यों ना जाहिर कर दो। मैंने कहा साहब मैं तलत महमूद साहब का बड़ा फ़ैन हूँ, और मैं वाकई उनका बड़ा फ़ैन। जी। रफ़ी साहब तो वर्सटाइल, बिल्कुल। उनके तो सभी। और तलत साहब, और- मन्ना डे। तो तलत साहब की आवाज़ में जो तलफ़ुज़ जो तलत साहब का है जी। वो किसी का नहीं। और अल्फाज की अदायगी जो आहिस्तगी से जो उनकी है, और वो जो कपकपी उनकी आवाज़ की है, वो जो वो उन्हें अलग हाँ, करती है सबसे। तो वो हमेशा मुझे मुतासिर करती रही बचपन से। तो मैंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है सैयद साहब और चित्रगुप्त जी, कहले कहिए। मैंने कहा आप फीमेल आर्टिस्ट कोई भी लीजिए, आपकी मर्जी है। मैं ये चाहता हूँ अगर मुमकिन हो तो इसे तलत साहब का है। तो चित्रगुप्त जी कहने लगे कि भाई मैं उनसे बात कर लूँ तलत साहब से। उन्होंने फ़ोन किया उनको, तलत साहब। देखिए वो गा नहीं रहे थे उन दिनों, अच्छा। उनके पास काम नहीं था, और बिल्कुल आवाज़ भी वो नहीं रही थी पहली जैसी। हाँ। ये सही है हकीकत। ये उनका आखिरी गीत था। हाँ, लेकिन मेयार उस आदमी का वही था, हाँ। उस जमाने के लोगों का मेयार था। तो कहने लगे कि मैं देखूंगा पहले शायरी क्या है। अच्छा। तलत साहब ने कहा अच्छा। लिरिक्स क्या है, मुझे लिरिक्स भेज दीजिए। अच्छा, चित्रगुप्त जी जो थे वो बिहार के आदमी थे, और बिहार में अनिल विश्वास जी के बाद वो शायद दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर थे जो ग्रेजुएट थे, पढ़े लिखे थे जी इतने। पढ़े लिखे, और उर्दू वो जानते थे। तो उन्होंने कहा कि आप उर्दू में लिख के, तो मैंने उर्दू में कुछ लिख के दिया, सुनाया।
और नज़ीर हुसैन साहब ये सुनाया जब मैंने, तो नज़ीर हुसैन साहब ने बड़ी तारीफ कर दी कि वाह बहुत अच्छा है। तो आनंद या मिलिन से किसी से उनका किए पर्चा ले जाओ तलत साहब को दे जाके। अब मैं बैठा हूँ कि देखूँ उधर से क्या जवाब आता है। तलत साहब का जवाब आया कि मैं गाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। अहमद वसी साहब, आपसे जो हम बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि एक युग हमारे सामने बैठा है, क्योंकि आप उस युग के आदमी हैं जिस युग अब में तो मुझे भी ये लगने लगा है कि मैं एक युग का हो गया हूँ। वो युग चला गया और मैं लेकिन वो स्वर्णिम युग के आप आदमी हैं, और वो गोल्डन एरा जो है आज भी याद ये किया बिल्कुल जाता है, उसे जिया वही- जाता है। वही एरा है जो जिंदा रखे हाँ, मुझे। सबसे और बड़ी मैं बात। इतना तन्हा कभी कभी अपने को महसूस करता हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता कि अब कुछ है ही नहीं जैसे लगता है। हर तरफ एक सन्नाटा सा है, एक अजीब सा। जिस दौर में आपने हाँ, संगीत जो रचा, दौर जिस लिखा है, दौर में आपने लिखा, देखा, जिस दौर जिन लोगों के सामने जाके लगता था कि कुछ सीखने आए हैं, कुछ इनसे हासिल होगा, अब वो लोग नहीं रहे। जी। ये बड़ी कमी है। कैसा लगता है आपको? अब आपने कहा आपको बहुत मैं तो अकेलापन बहुत फील कम होता है। निकलता हूँ। हाँ, एक क्या तो करते हैं तब आप? समय कैसे बीतता है अब? ऐसा है कि देखिए अपनी उम्र के बारे में ये कह दूं कि अब उम्र तो नहीं सुर ताल में, मगर फिर भी अब उम्र तो नहीं नहीं सुर ताल में, मगर फिर भी बदन कभी कभी तन्हाइयों में गाता है। क्या बात, तो बस यही हाल है बहुत सुंदर, कि और क्या कहूँ। बहुत सुंदर जी। तो आपने जैसे बताया और हमने पढ़ा भी कि आप दिलीप साहब के बहुत ओहो मुरीद थे हो। और चाहते थे कि आपका लिखा कोई नगमा उन पर भी फिल्माया जाए, लेकिन आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई। क्या नाम लिया आपने। तो जैसा कि आपने बताया भी था, आपसे हम जब बात कर रहे थे और हमने पढ़ा भी कि डॉक्टर राही मासूम रजा के साथ आप उन जी। दिलीप साहब से मिलने गए जी। थे, दिलीप कुमार साहब जी, से जी, मिलने गए थे। जी। कैसी रही थी वो मुलाकात? और डॉक्टर राही मासूम रजा, जी हम तो उनके बारे में क्या कहें, आप ही की जुबान से सुनना चाहते हैं। किस तरह के वो गीत लिखा करते थे, किस तरह की शख्सियत थे, और आप उनके साथ जब दिलीप साहब से मिलने गए तो क्या बात हुई होगी कि आपके गीतों को लेकर, आपकी शायरी को लेकर? देखिए डॉक्टर राही मासूम रजा से मेरे ताल्लुकात ऐसे थे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में मेरे पास जो सब्जेक्ट थे, अंग्रेजी लिटरेचर था, उर्दू लिटरेचर था और मॉडर्न हिस्ट्री थी। जी। तो उर्दू के जो प्रोफेसर मुझे पढ़ाते थे उसमें एक थे शबीहुल हसन साहब, उनका नाम था। तो राही मासूम रजा साहब के वो चचाजाद भाई थे। तो मैं राही मासूम रजा साहब से जब मिला, अच्छा लखनऊ में जहाँ मैं रहता था कैसर बाग, वहाँ बारादरी है, सफ़ेद बारादरी, उसमें मुशायरा हुआ था। तो मेरा घर और बिल्कुल सामने बारादरी उसमें, तो मुशायरे में मैं गया था। तो वहाँ डॉक्टर राही मासूम रजा को मैंने सुना था। तो उनका एक शेर मुझे आज तक याद है जी, इरशाद। कि इन शेखों बरहमन से राही हमें क्या लेना, इन शेखों बरहमन से राही हमें क्या लेना, हम अज़्मो यकीन वाले ये वहमो गुमा वाले। वाह वाह। तो यहाँ राही साहब से जब मैं मिला तो मैंने यही कहा। अच्छा उनको शबीहुल हसन साहब को वो शब्बू कहते थे, उनके भाई थे वो। तो कहले समझ लो मैं तुम्हारे यहाँ शब्बू हूँ। जी। तो मैंने कहा कि बहुत अच्छा। तो मैं राही मासूम रजा साहब के चला जाया करता था। अच्छा उनकी लाइफस्टाइल भी बड़ी अजीब थी साहब। वो कालीन मखमली बिछा रहता था, उस पर वो बैठते थे और टाइपराइटर उनके पास रखा रहता था और चाय पीते थे वो। तो ट्रे आती थी, ये आजकल की जैसी चाय नहीं कि पानी कम, शक्कर अलग, दूध अलग, जी, जी। चाय दम दी हुई। हम लोग भी बचपन में बहुत पीते हाँ, रहते थे, जी। लेकिन अब वो खानदानों में वो जमाना नहीं नहीं रहा। रहा। तो ट्रे आती थी, तो मैं जब पहुंचा तो चाय राही साहब की चाय आती थी ज़रूर, चाय लाओ। तो मैंने ऐसे जिक्र कर दिया, मैंने कहा अब तो राही साहब बैराग फिल्म और आप लिख रहे हैं तो आ जाओ। अब मैं जहाँ रहता हूँ नटराज स्टूडियो वहीं पे था पहले अंधेरी में, अब तो नटराज कॉम्प्लेक्स बन गया है वो। तो वहाँ शूटिंग थी, मैं आ गया। उन दिनों में घाटकोपर में मैं रहता था, गवर्नमेंट क्वार्टर्स में। वहाँ से मैं आया और तो मालूम हुआ कि आज शूटिंग कैंसिल हो गई है। आज दिलीप साहब जो हैं पैर दबा रहे हैं, पैरों में तकलीफ है। तो कहले कोई बात नहीं, उन्होंने नॉक किया तो तशरीफ़ ले आइए। अंदर से आवाज़ आई तो हम दोनों चले गए वहाँ। तो हम लोग भी सैयद हैं और राही मासूम रजा साहब भी सैयद थे। जी। मेरा पूरा नाम सैयद अहमद वसी रिजवी, हम लोग रिजवी हैं। जी। वो लोग जैदी थे, राही मासूम रजा साहब जैदी, सैयद मासूम रजा जैदी। तो तारुफ कराया, दिलीप साहब बैठे हुए थे, पैर दबा रहे थे, ये बहुत अच्छे शायर हैं और सैयदजादे हैं। उठ खड़े हुए, अजीब सा लगा, एक इतना बड़ा आदमी जिसके पाँव में तकलीफ है, जो पाँव दबा रहा है, वो उठ खड़ा हुआ। जी। राही साहब ने कहा अरे भाई आप आराम कीजिए, आप क्यों? कह रहे दो सैयदजादे खड़े और मैं बैठा हूँ और मैं लेटा रहूं, मुझे खुदा को मुंह दिखाना। ये उनका पहला जुमला। जी। तो उसके बाद फिर चाय मंगाई और खुद मंगा के पेश कर रहे हैं। आप देखिए कितनी बड़ी बात। और वही तो लगा कि उस आदमी की गुफ्तगू, उस आदमी को इतना कमांड हर चीज़ पे। आप उनसे
अंग्रेज़ी तो चलिए, उर्दू चलिए, उनकी ज़बान है, पंजाबी, पश्तो, उनको बंगाली आती, उनको मराठी आती। अरे वाह। एक बार क्या हुआ, एक प्रोग्राम में मैं गया था, तब तक दिलीप साहब से मिला नहीं था। मराठी किसी संस्था का प्रोग्राम था, तो वहाँ वो चीफ गेस्ट थे, जब शरीफ ऑफ बॉम्बे थे वो, तब वहाँ थे वो चीफ गेस्ट थे, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करने आए थे। तो आते ही पहले तो जो लोग उनको रिसीव करने गए थे उनसे मराठी में बात करने लगे। उसके बाद आते ही जब उन्होंने उनको बोलने के लिए बुलाया गया, तो आते ही पहला जुमला उनका जो था, वो जानते क्या था? मराठी में बोल रहे वो। अच्छा। इतनी तो मैं थोड़ी बहुत समझ लेता था। जी। मराठी में उन्होंने कहा कि आज मैं एक फ्लावर शो में था और अंग्रेजी बोलते बोलते मेरा मुंह टेढ़ा हो गया, अब मैं मुंह सीधा कर लूं। और ये मराठी में वो बोल रहे हैं सब। जी। और ये कह के उन्होंने मराठी में स्पीच देनी शुरू कर दी, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का। जी। ऐसा आदमी, ये दिलीप कुमार साहब अरे थे साहब, जिनको हम पर्दे पर देखकर दिलीप रोमांचित हो कुमार की जाते रहे। खामोशी बोलती थी। जी। दिलीप कुमार जब पलकें झुकाते थे, पलकें उठाते थे, तो गुफ्तगू होती थी। दिलीप कुमार जब अंदर अपनी कश्मकश को जाहिर करने लगे, माथे पर जब शिकने लाते थे, तब एक्टिंग होती थी। अशोक कुमार जी ने बहुत उम्दा बात कही थी दिलीप कुमार के लिए। कहते थे हम लोग सामने से एक्टिंग करते हैं, यूसुफ पीछे से एक्टिंग करता है। क्या बात है। कहले दीदार में अंधे की खूबी यह है कि आप पहचान लीजिएगा अंधा जा रहा है पीछे से। अशोक कुमार जैसा एक्टर, इतना बड़ा एक्टर कह रहा है कि अंधे की पहचान ये है कि वो अगर जा रहा है तो आप पीछे से समझ लीजिएगा कि अंधा जा रहा है। जी, जी। कहने लगे नौबहार फिल्म में मैंने भी एक्टिंग की है अंधे की, मगर दीदार में यूसुफ ने मुझसे अच्छी एक्टिंग की। कि दादा मुनि कह दादा रहे हैं, मुनि। सोचिए कौन कह रहे हैं। जिनको दिलीप साहब अशोक भैया कहते थे, उनको इतना मानते थे वो, यानी उनको अपना आइडियल वो मानते थे। उनसे पूछा गया था कि आपका बेस्ट एक्टर, आपका पसंदीदा, तो उन्होंने मार्लन ब्रेंडो का नाम लिया था और अशोक कुमार का नाम लिया था। दो नाम लिए थे। अंग्रेजी में उनको मार्लन ब्रेंडो बहुत पसंद थे और हिंदुस्तानी एक्टरों में उनको अशोक कुमार, अशोक भैया। तो अशोक कुमार ये कह रहे हैं बहुत बड़ी कि बात। दीदार में पीछे से देखो तो लगता अंधा जा रहा है। यूसुफ ने वो किया, दिलीप कुमार ने वो किया। तो ये दिलीप कुमार की खूबी थी। तो हम लोग बैठे बातें की। उस आदमी से आप टैगोर पे बात कीजिए, उस आदमी से आप गालिब पे बात कीजिए, शेख सादी पे बात कीजिए, अमीर खुसरो पे बात कीजिए, आप उससे कार्ल मार्क्स से बात कीजिए, मतलब कोई भी विषय छोटा नहीं था। आप उससे रामायण पे बात कीजिए, आप कुरान पे बात कीजिए, कमाल। भगवत गीता पे कीजिए, आप दुनिया के करंट अफेयर्स पे बात कीजिए, आप सियासत पे बात कीजिए, क्रिकेट पे बात कीजिए, शायरी पे बात कीजिए। शायरी में तो जोश मलियावादी उनके पसंदीदा शायर, उनके नज़में उनको कितनी ज़बानी याद, जोश मलियावादी जी की। हाँ। जी। और बताऊं आपको, अंग्रेजी लिटरेचर पे उसको कमांड इतना, शेक्सपियर, कीट्स और बायरन तो छोड़िए, उस आदमी को फेमिनिज्म की जो शायरात हैं, सिल्विया प्लाथ और एमली, उसकी नज़में उनको याद। वो ऐसा आदमी, कहीं चंदा इकट्ठा करना है तो दिलीप कुमार आगे, बारिश हो रही है और भूचाल आ गया है तो दिलीप कुमार, कहीं जलसा है तो दिलीप कुमार, मुशायरा है तो सदारत दिलीप कुमार की, सियासत में दिलीप कुमार, इलेक्शन है तो दिलीप कुमार, क्रिकेट के कैप्टन है दिलीप कुमार, हरफन मौला। हरफन। आप देखिए उस आदमी से मिलकर, यानी एक अजीब शख्सियत थी वो आदमी। कुछ समझ में ही नहीं आता है। और हम लोग बातें कर रहे थे, मैं तो ये देख रहा था कि ये आदमी, ये क्या चीज़ है ये। और वही बस मुझे अपना शेर याद रहा था कि एक शख्स से मिलकर हम कायल हुए जादू के। एक शख्स से मिलकर कायल हुए हम जादू एक के। शख्स से मिलकर हम कायल हुए जादू के। उस शख्स को आता है बातों से असर करना। वाह क्या बात है। तो ये हाल है। सही कहा। अब आप देखिए, आज ऐसा है कि दिलीप कुमार नहीं रहे, नौशाद नहीं रहे, अली सरदार जाफरी नहीं रहे, ओपी नैयर नहीं रहे, मोहम्मद रफ़ी नहीं रहे। शहर बिल्कुल अजीब सा लगता है। ये जो भरा भरा शहर है, जो रोशनियों का शहर है, जगमगाता शहर है, ये शहर बड़ा अजीब सा लगता है। आपने जिन पलों को जिया, जिस युग को आपने जिया, मगर एक खालीपन अब महसूस बहुत करते हैं। चलिए आपके खालीपन को आप ही के किसी गीत से भरते हैं। बिल्कुल बताइए कौन सा गीत मुझे। सुनना लेकिन पसंद बड़ा करेंगे? अफसोस इस बात का है कि काश मैं एक गीत दिलीप कुमार के लिए लिख सकता और वो अदा करते, क्योंकि वो उनकी अदायगी जो होती थी गीतों की, बोलों की, वो हर तरह से। अब वो एक्टिंग के बारे में उनकी मैं क्या कहूँ। उन्होंने देखिए जो एक्टिंग की वो सब करने लगे। उन्होंने हंटरबाजी शुरू कर दी आन में, तलवारबाजी शुरू, तो सब तलवारबाजी नाचे। नया दौर में गंगा जमुना में तो सब नाचने लगे। तो उनकी तो बात ही अलग है। सब क्या कहें, मगर बड़ा अफसोस है, काश कुछ अल्फाज मेरे उनकी मुंह से अदा हो जाते पर्दे पर। तो हम समझ सकते हैं ये गीत मैं का कामयाब हो दर्द। जाता। जी। तो बताइए अब कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप? ऐसा है कि अब अपना ही एक गीत आपको सुना दूं। जी। उसकी वजह ये कि दिलीप कुमार की फिल्म आई थी मजदूर,
तो मेरे एक गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी महबूब स्टूडियो में, अनवर और साथियों की आवाज़ों में। मेहनत ने बनाए ताजमहल, मेहनत ने अजंता ढाले हैं, मेहनती ने हमारा नारा है, हम मेहनत के मतवाले हैं, हम मजदूर हैं नहीं मजबूर हैं। तो लोग जो ये गाना सुन रहे थे वो ये समझ रहे हैं कि ये फिल्म मजदूर के लिए रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, दिलीप कुमार की फिल्म। हालांकि वो फिल्म मेरी थी आवारा जिंदगी। अच्छा। उसके लिए रिकॉर्ड हो रहा था अनवर के, और उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे नए म्यूजिक डायरेक्टर जगदीश जी। तो वो रिकॉर्ड कर रहे थे। एक बात और याद आ गई दिलीप साहब के बारे में कि उनकी एक और बात बड़ी कि आप अगर उनसे मिल लिए हैं तो आपको हमेशा वो याद रखेंगे जी। अगर आपसे मिले होते तो आप हजारों में खड़ी होती और वो आपको देख के मंदाकिनी जी फला जगह मिले थे, और वो कभी कभी हाथ उठा के आदमी को मुखातिब करते थे, और कभी कभी उनकी एक और खूबी थी, भवें उठाते थे। दूर से देखा और यूं भवें उठा दी। अब लोग तो नहीं देख पाएंगे सुनने वाले, लेकिन आप देख सकती। वो भवें उठा के दूर से इशारा करते थे कि मैं तुमको पहचान गया हूँ। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी अजीब हस्ती थी। और जी हाँ, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, इतने एक बड़े गीतकार आप हैं और इतने सारे गीत आपने लिखे हैं, एक गीतकार के तौर पर आप पुराने सदाबहार गीत भी सुनते आए हैं, बजाते भी आए हैं रेडियो की दुनिया से, लेकिन इतने गीतकार, इतने संगीतकारों के साथ काम करने के बाद आज आप क्या सोचते हैं? आज किस तरह के गीत लिखे जा रहे हैं? आज किस तरह का माहौल है? क्या अंतर महसूस करते हैं आप आज के इस माहौल पर? और एक बात और मैं जानना चाहती हूँ कि जो अब युवा पीढ़ी है जो इस दुनिया में आना चाहती है बतौर गीतकार, उनको भी आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि वक्त बदला है, जमाना बदला है, नस्ल बदली है जी, जबान बदली है। वैसे हिंदुस्तान के लिए तो ये किसी अंग्रेज ने लिखा है कि हर नदी के बाद जबान बदलती है, लेकिन पीढ़ी के बाद, नस्ल के बाद भी जबान बदलती है। तो जबान जब बदलती है तो उसका असर गीतों पे भी पड़ता है। फिल्में भी बदली हैं, फिल्मों का रंग भी बदला है। पहले गरीबी दिखाई जाती थी, किसान, मजदूर, शायर। अब जो है, अब ग्लैमर दिखाया जाता है, अब बड़ी सोसाइटी दिखाई जाती है, भाव बदल गया है। अब पहले जो होता था, जो मासूम होता था वो हीरो होता था, मासूम इंसान, इसमें इंसानियत हो। अब जितना दबंग है, जितना यानी कहते मारपीट वाला है, वो हीरो है। ये वो तब्दीली हुई है, कितना बदल गया है। तो उसी हिसाब से फिल्में बन रही, गीत भी उसी हिसाब से बन रहे हैं। अब तो बल्कि ये हो रहा है कि गीत निकाले जा रहे हैं फिल्मों से, क्योंकि ज्यादातर क्या हो रहा है, टेक्निक बहुत एडवांस हुई हमारी फिल्म जी, लेकिन हमारी फिल्मों की जो रूह थी पहले वाली, वो अब नहीं रही जी। वो रूह खत्म हो गई है। अब मुगल आजम कोई दूसरा नहीं बना सकता है, और बहुत फिल्मों का रीमेक हो जाता है। ये फिल्म 2, ये फिल्म 3, ये फिल्म, अब रीमेक नहीं बन सकता। अब गंगा जमुना नहीं बन सकती जी, है ना। वो जो कालजयी फिल्म थे, कालजयी गीत रचे गए, अब जनक जनक पायल बाजे, नौरंग, और इस तरह गंगा जमुना, इधर की फिल्मों में ले लीजिए, मदर इंडिया, इस तरह की फिल्में अब नहीं बन पाती। क्यों नहीं बन पाती? उसकी वजह यही है कि अब गरीबी को लोग जानते नहीं। पहले गरीबी जानी जाती थी कि इंसान क्या, वो दर्द, वो एहसास खत्म हो गया है। फिल्मों में एहसास की कमी है। अब सब कुछ है, ग्लैमर है, पैसा लगता है, बड़े सेट लगते हैं, सभी कुछ है। और यही हाल फिल्म गानों का हो गया है, रीमिक्स हो रही है गानों के। मेरी फिल्म हाहाकार का जिक्र आया नहीं, लेकिन बता दूं, वो फिल्म दोबारा डाली गई है, लेकिन गाने निकाल दिए गए। अभी हो रहा है गाने नहीं, फिल्मों से गाने। उसकी वजह की है कि अब जो आ रहा है, जो तबका, जो नस्ल जो पढ़ी लिखी, वो अंग्रेजी पढ़ी हुई है। ये एक अजीब बात है कि आज की नस्ल उर्दू तो क्या, हिंदी भी नहीं सही जानती है। वो अंग्रेजी में लिखते हैं, वो अपने डायलॉग रोमन में लिख के बोलते हैं। तो बताइए, अंग्रेजी में सोचा जाता है, अंग्रेजी फिल्में देखी जाती है, और अंग्रेजी फिल्म बनाने की कोशिश की जाती है, तो गाने कहाँ से आएंगे? अंग्रेजी फिल्मों में गाने होते कहाँ? जो म्यूजिकल फिल्में हैं उनमें होती है। अच्छा, जो गीतकार आ रहे हैं नए, आपने कहा ना, उनके लिए भी एक खास बात ये बहुत ध्यान में रखनी है कि बात उजली हो तो सीनों में उतर जाती है। बात उजली हो तो सीनों में उतर जाती है। बात करने में उजालों का असर लेके चलो। क्या बात है। तो आप उजली बात कीजिए, क्योंकि फन वही जिंदा रहेगा वक्त का जो साथ दे। हाँ, मगर फन के मुवाफिक भी जमाना चाहिए। बहुत सुंदर। तो आप ये सोच के चलिए कि आपके गाने सिर्फ फिल्म में नहीं देखे जाएंगे, ऐसे हो कि जो बाहर भी सुने जा सके, और जिसे ताउम्र याद रखा हाँ, याद रहे। वो अल्फाज लाइए कि जो खिलते हुए हों, खूबसूरत हों, शायराना हों, लोगों के दिलों तक जी, जो बदन में लहू की तरह दौड़े, खाली होठों पर आके नहीं रह जाए।
पहले के अल्फाज जो है आज हमारे अंदर जिंदा हैं, अल्फाज जिंदा है, पूरे पूरे गीत याद हैं हम लोगों को। और ये गीत हमारी जिंदगी बन गई है, बिल्कुल। उम्र हम इन्हें गुनगुनाते बिल्कुल। रहेंगे, यही ऐसा हम तो। सोचते हैं। तो अहमद वसी साहब, आज आपसे हमने इतनी महत्वपूर्ण बातचीत की, हमें लग रहा है जैसे हमने एक युग को जी लिया, अरे एक पूरे युग को जी लिया, क्योंकि एक युग की भांति आप हमारे सामने रहे और आपने अपने पुराने वो दिन, वो पुरानी बातें, वो एहसास जो आपने जिया है, जिन पलों को हमारे साथ आज आपने साझा किया। तो आपका बहुत बहुत आभार कि आपने अपना अमूल्य वक्त हमें दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं तो बस यही कहूँगा कि न हो शोहरत तो गुमनामी का भी खतरा नहीं होता, न हो शोहरत न हो शोहरत तो गुमनामी का भी खतरा नहीं होता, बहुत मशहूर होना भी बहुत अच्छा नहीं होता। वाह शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। तो श्रोताओं, आज आप थे जाने माने फिल्मी गीतकार, उर्दू शायर जनाब अहमद वसी साहब, जिनसे हमने एक लंबी बातचीत की। और अब बातचीत का ये सिलसिला हम यहीं खत्म करते हैं। मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे शायर और गीतकार अहमद वसी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।